नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं सिलेक्शन वर्ड यूट्यूब चैनल। और आज की इस कक्षा में पॉलिटी के संविधान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा। और संविधान की जो अभी श्रृंखला चलाई जा रही थी संघीय कार्यपालिका के महत्वपूर्ण प्रश्नों के, तो आज जो है संघीय कार्यपालिका के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये अंतिम श्रृंखला होगी। और इसमें जो है आज तक सभी जितने भी संघीय कार्यपालिका से संबंधित 3 वीडियो हो जाएंगे। 2 वीडियो इससे पहले डाले जा चुके हैं, उनको आप लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को और देखते हैं कि किस तरह से संघीय कार्यपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण समझा गया है। और आज की पहली कक्षा और आज की इस कक्षा में आप लोगों का जो पहला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पूछा गया है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कितनी अवधि तक मंत्री पद पर रह सकता है। प्रश्न को इस तरह से पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 1 माह, ऑप्शन सी है 3 माह और ऑप्शन डी है 6 माह। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी है इसका आंसर। 6 महीने तक कोई व्यक्ति रह सकता है संसद का सदस्य। अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो मंत्री पद पर बना रहेगा, लेकिन उसे 6 माह के भीतर ही किसी न किसी जगह से संसद का सदस्य होना जरूरी है। आइए बात कर लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 25 में इस बात का प्रावधान किया गया, कोई मंत्री जो लगातार 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह की अवधि समाप्त होती है उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, उसे मंत्री पद पर नहीं माना जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन सेकंड कहता है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उस पर लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं उनमें से कितने सदस्य जो हैं उसे समर्थन अनुसमर्थन देंगे, तब जो है वो प्रस्ताव लाया जा सकेगा। चलिए बात कर लेते हैं इस प्रश्न के आंसर की। तो ए ऑप्शन है 30 संख्या बताई गई है, बी ऑप्शन में 40 बताई गई है, सी में 50 बताई गई है और डी में 60 बताई गई है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 50 लोगों की आवश्यकता होती है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। उस पर साइन होने चाहिए, उसका अनुसमर्थन मिलना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में बात की गई है। तो बंधुओं, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हमारे संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, किंतु आपका जो अनुच्छेद 118 है, 118 में प्रत्येक सदन को, संसद के प्रत्येक सदन को ये अधिकार या शक्ति दी गई है कि वह अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए, कि अपनी कार्यवाही कैसे की जाए के लिए नियम बना सकते हैं। अतः जो लोकसभा ने अपने जो है नियम 198 के तहत मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। तो लोकसभा ने अपना कौन सा नियम संख्या है, नियम 198 के मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नियम बनाया है। तो आप जान सकते हैं कि अनुच्छेद 118 के तहत जो शक्ति दी गई है लोकसभा और राज्यसभा को, तो यहाँ पर केवल लोकसभा इन्वॉल्व हो रही है अविश्वास प्रस्ताव में। और यहाँ पर मंत्रियों के विरुद्ध जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसके लिए नियम 198 बनाया गया है अनुच्छेद 118 के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान में इसका कोई प्रावधान पहले से नहीं किया गया था, ये बात भी याद रखेंगे। दूसरी चीज़, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जान लेते हैं। यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है लोकसभा में यह विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है। ठीक है, आपको ये तो पता ही चल गया है कि कितने सदस्य होने चाहिए। और इससे रिलेटेड और प्रश्न इस तरह से और बन सकते हैं कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था और किसके मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया गया था। इस तरह से प्रश्न भी बन सकता है कि उस समय विपक्षी दल का नेता कौन था जब जो है पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बाकी ये तो क्लियर ही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया होगा कहाँ, लोकसभा में। चलिए तो बात कर लेते हैं इन सभी छिपे हुए प्रश्नों की।
तो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 ईस्वी में लाया गया था और ये लाने वाले थे विपक्षी दल के नेता JV कृपलानी जी। और ये 1963 में जो नेहरू मंत्रिपरिषद थी उसके विरुद्ध इन्होंने प्रस्ताव लाया था, लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था, गिर गया था कुछ वोटों से। चलिए और बात कर लेते हैं। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अभी तक भारत में लोकसभा में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है या रखा गया है। तो अभी तक आज की डेट तक जो है कुल 27 बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। और प्रश्न फिर से एक और आ सकता है कि ये तो संख्या हमें पता चल गई है 27 बार। पूछा जा सकता है 27वां अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, कौन सी सरकार के विरुद्ध लाया गया था। चलिए बात कर लेते हैं इस प्रश्न की भी। तो क्वेश्चन जो है अगला 27वां अविश्वास प्रस्ताव मनमोहन सरकार या मनमोहन मंत्रिपरिषद, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उनकी सरकार के विरुद्ध लाया गया था 21 जुलाई 2008 में। और यह भी जो है पारित नहीं हो सका था और ये 19 मतों से गिर गया था। मतलब 19 लोग और ज़रूरत थी इसको पास कराने के लिए, लेकिन वो नहीं मिल पाए और इसकी वजह से ये प्रस्ताव भी गिर गया था। चलिए बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की, और इसमें क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। मतलब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी चाहिए है कि वो भारत का प्रधानमंत्री तो बना, प्रधानमंत्री चारों ऑप्शन में जो लोग हैं वो सभी बने, लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा था। कहने का मतलब है कि इनमें से 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में प्रधानमंत्री बने, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त नहीं हुआ और वो प्रधानमंत्री बना। चलिए देख लेते हैं मोरारजी देसाई। भाई मोरारजी देसाई जो है बम्बई प्रांत के CM रहे थे 1952 में, ठीक है। और ये भारत के 6ठे PM थे, प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने 6ठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। बम्बई प्रांत में ये CM बनाए गए थे 1952 में। उस समय महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही बम्बई प्रांत के अंतर्गत आते थे, ठीक है। बात कर लेते हैं अगला ऑप्शन, इसमें लिखा है चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह 2 बार जो है मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे थे चौधरी चरण सिंह। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ये 1967 और 1970 में 2 बार उत्तर प्रदेश के CM नियुक्त किए गए थे। अगला ऑप्शन C है PV नरसिम्हा राव। बात करते हैं इनकी। PV नरसिम्हा राव तो ये 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के CM रहे थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। तो अब बात कर देते हैं अंतिम ऑप्शन जो लिखा गया D चंद्रशेखर। तो यही आंसर होगा, क्योंकि चंद्रशेखर एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। प्रधानमंत्री पद पर तो नियुक्त हुए थे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम एक्सप्लेनेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है और पिछली परीक्षा में पूछा गया है। आइए आंसर चेक करते हैं। ए ऑप्शन कहता है न्यायपालिका, बी कहता है विधायिका, सी कह रहा है चुनाव और डी कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग। मतलब राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। अब इस प्रश्न का आंसर ढूंढने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन शामिल होता है। आपको बता दें जितनी ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही, मतलब चाहे कोई भी पर्सन, चाहे पुलिस हो, चाहे किसी संस्था का प्रशासन हो या जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इन सबको कुल मिला के, मतलब रेगुलेशन जो बॉडी है उसको मिलाकर हम लोग कहते हैं क्या, कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है, तो आंसर चेक कर लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा बी विधायिका इसके अंतर्गत रहते हुए कार्य करती है। कौन, कार्यपालिका। क्योंकि जैसा कानून विधायिका बना के दे देगी वैसा ही कानून का पालन अनुपालन करना इन लोगों का काम हो जाएगा और ये उसका पालन कराते हैं। जैसा नियम बना दिया जाता है विधायिका से, मान लीजिए पुलिस वैसा ही तो लागू करवाती है, वैसी प्रोसेस से सारी चीज़ें चलती हैं, सरकारी अधिकारी भी वैसे ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 4 का विधायिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान करता है? क्वेश्चन 5 है और क्वेश्चन 5 में कहा गया है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहा गया है अनुच्छेद 70, बी कहा गया अनुच्छेद 72, सी कहा गया अनुच्छेद 74 और डी कहा गया अनुच्छेद 75। चलिए बात कर लेते हैं इस प्रश्न के आंसर की। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 75 में ही इसकी कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, तो ये बात करता है यहाँ पर मंत्रिपरिषद की, क्योंकि अन्य मंत्री जब होंगे कहाँ, मंत्रिपरिषद में होंगे। और यहीं पर इसी का अगला एक पार्ट है अनुच्छेद 75 का, जो बाद में जोड़ा गया था 91 जो संविधान संशोधन हुआ 91वां 2003 में, उसके द्वारा जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। एक्चुअली क्या एक ट्रेंड चल गया था, अधिक से अधिक लोग मंत्री बनना चाहते थे और मंत्री बनने का मतलब है भारत की संचय निधि पर फिर जो है खर्चे बढ़ना, भारत के जो पब्लिक फंड है उससे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे बढ़ना, क्योंकि उन्हें उसी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, अलाउंस दिए जाते हैं। तो इस वजह से देखा गया कि बहुत ही सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, पब्लिक फंड का दुरुपयोग होने जा रहा है। इस वजह से 2003 में एक संशोधन किया गया और वहाँ पर एक शर्त लगा दी गई कि जो मंत्रिपरिषद होगी उसमें लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की, जैसे ऑप्शन 72 है अनुच्छेद 72 ऑप्शन बी में लिखा गया है। तो यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रपति को दंडादेश, मृत्युदंड आदि को माफ़ करने या जो है उनका कम कर देने, रोक देने के लिए बात की गई है। यहाँ पर ये राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 74 में आपको बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बात की गई है इस तरह से। तो ऑप्शन 74 में प्रधानमंत्री के बारे में बात की गई, 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 और पूछा गया है भारत सरकार को कानूनी मुद्दों पर परामर्श कौन देता है? मतलब जो कानूनी मुद्दे होते हैं या कानूनी बिंदु विषय होते हैं उन पर जो है कौन परामर्श देता है या कौन सलाह देता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए है मुख्य न्यायाधीश, बी है विधि आयोग का अध्यक्ष, सी है अटॉर्नी जनरल और डी है कोई नहीं। तो आइए बात कर लेते हैं इस प्रश्न के आंसर की। क्वेश्चन 6 है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को बंधु महान्यायवादी भी कहा जाता है, तो आंसर अटॉर्नी जनरल है। अब आपके संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। ये जो है सरकार का या भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? वो कहलाता है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है भारत के कैग मतलब CAG, कैग को पूरा कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? कैग का कार्यकाल पूछा गया है या कह सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पूछा गया है, अवधि पूछी गई है। चलिए बात करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 4 वर्ष, बी कह रहा है 5 वर्ष, सी कह रहा है 6 वर्ष और डी कह रहा है 7 वर्ष। आंसर जान लेते हैं सबसे पहले। तो आंसर होगा सी, 6 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। कैग की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है। चलिए बात कर लेते हैं कितने वर्ष के लिए। अभी बात करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में कैग का उल्लेख किया गया। हम पढ़ रहे हैं अभी किसे, कैग को। कैग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको बता दें संविधान के अनुच्छेद 148 से और 151 तक 151 तक कैग के बारे में दिया गया है। तो ये अनुच्छेद याद रखेंगे। कैग के बारे में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 151 तक हैं, 148 से 151 तक। चलिए इस तरह से आप लोग ये भी याद कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन है 8 और पूछा गया है कि भारत में कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने बता दिया है कि 148 से 151 के बीच कैग का उल्लेख किया गया है, मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अनुच्छेद 148 में ही बताया गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से या उन्हीं आधारों पर या उसी तरह से हटाया जाएगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो आपको पता चल गया है कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। अनुच्छेद 148 में ही दिया गया है इसका आंसर, और इसमें कैग की नियुक्ति के बारे में बता दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। आपको बता दें, कैग जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष ही शपथ लेता है और राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और पद पर न रहने पर ये भारत सरकार के अधीन किसी भी और पद का हकदार नहीं होगा। इसके जो कार्यालय के खर्चे होते हैं या इसकी जो पेंशन आदि होती है या इसका जो भी वेतन आदि होता है, वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और पूछा गया है क्वेश्चन 9 है, कह रहा है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। अभी जब मैंने क्वेश्चन 6 की व्याख्या की थी तब आपको बताया था कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा, डी होगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, और इससे संबंधित अनुच्छेद हमारे संविधान में है 76, अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि लोक निधि पब्लिक फंड का जो गार्जियन है वो किसे कहा जाता है। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए है अटॉर्नी जनरल, बी है एडवोकेट जनरल, सी है CAG, और सी है CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश, और डी है CAG। आंसर जान लेते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सरकारी धन का या पब्लिक फंड का संरक्षक या गार्जियन कहा जाता है। क्वेश्चन 10, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कैग कहते हैं इसी को, CAG, कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी तरह से लिख के आए, आपको सभी वर्जन में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का ये। पार्लियामेंट के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक और या कार्यवाही में भाग ले सकता है, वह व्यक्ति कौन है। ऑप्शन ए है महान्यायवादी, ऑप्शन बी है CJI, ऑप्शन सी है CAG, ऑप्शन डी है मुख्य चुनाव आयुक्त या प्रमुख चुनाव आयुक्त। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन 11 और इसके आंसर की। तो आज का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्वेश्चन 11, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महान्यायवादी। महान्यायवादी को पार्लियामेंट के किसी भी सदन में का सदस्य नहीं होता ये, और फिर भी उसकी बैठक और कार्यवाही में भाग ले सकता है। आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 88 कहते हैं जैसे, उस 88 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि वह किसी भी सदन की किसी भी बैठक में बोल सकता है, संयुक्त बैठक में भी बोल सकता है, सदनों की जो बैठक हो रही है उसमें भी बोल सकता है, लेकिन बस क्या है, उसे वहाँ पर वोट देने का राइट नहीं होता है। तो आप लोग अनुच्छेद 88 याद रखेंगे कि अनुच्छेद 88 में प्रावधान किया गया है कि महान्यायवादी संसद के किसी सदन में होने वाली कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता है। आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का या कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। बात की जा रही है 78, 78, और इसमें पूछा जा रहा है कि किसके कर्तव्य या दायित्व बताए गए हैं। ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा का सभापति, सी है CAG, और डी है प्रधानमंत्री। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन 12 और इसके आंसर की। तो यहाँ पर बात की गई है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर होगा। 78 में जो है प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख किया गया है, उसके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, उसके कर्तव्य हैं बताया गया है इस अनुच्छेद में कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह संघ के शासन, प्रशासन और विधान
से संबंधित मतलब कानून से संबंधित मंत्रिपरिषद के जो भी डिसीजन हैं उनसे राष्ट्रपति को सूचित करें, उनकी सूचना राष्ट्रपति को दें। और जो भी सदन की कार्यवाहियां हैं समय पर जब भी राष्ट्रपति जानकारी मांगे तो वह जानकारी राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के दायित्व या कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। बंधुओं, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे, जिससे कि इसी तरह के बहुत अच्छे वीडियो आपको लगातार उपलब्ध कराए जाते रहें। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।